इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 32 एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये एक ब्रॉड टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हुई हैं जो कि रिसेंट है, हम उस रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। अभी आपने देखा या फिर आपने सुना होगा कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 32 को, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, और इस फंडामेंटल राइट के तहत किसी भी सिटीजन को या फिर नॉन सिटीजन को, फॉरेनर को, सारे लोगों को ये आज़ादी दी जाती है कि वो अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब वो अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने एक केस में कहा है कि ही इज ट्राइंग टू डिस्करेज आर्टिकल 32, और उन्होंने कहा कि हम इसको डिस्करेज करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा, क्या कारण था? आर्टिकल 32 के बारे में एक पूरा होलिस्टिक वे में जानकारी होना जरूरी है, तभी आप उनके स्टेटमेंट को आप अप्रिसिएट कर पाएंगे या फिर उसको आप क्रिटिसाइज कर पाएंगे। यदि आप आर्टिकल 32 के बारे में नहीं जानेंगे तो शायद आप नहीं कर सकेंगे उस तरीके से क्रिटिसाइज जैसा आपको करना चाहिए। फिर आप वही गलती करेंगे जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन और बहुत सारे वैसे लोग जो ले पर्सन हैं और वो अपने फेसबुक और ट्विटर पे कुछ भी लिख देते हैं। हमें क्या करना है? लॉ की जानकारी के अकॉर्डिंग क्रिटिसाइज करना है। तो चलिए आज हम क्रिटिसिज्म करेंगे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबडे साहब का। आखिर क्यों करा जा रहा है ये क्रिटिसिज्म, उसको इस लेक्चर को खत्म होने के बाद आपको खुद जो है पता चल जाएगा। चलिए हम बहुत ही इनिशियल वे में स्टार्ट करते हैं ताकि वैसे लोग जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं या फिर फंडामेंटल राइट के बारे में जानकारी उनको नहीं है, उनके लिए भी मैं 2 मिनट जरूर दूंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इसमें से कुछ आर्टिकल्स ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लीगल लैंग्वेज में इसका नाम दिया गया है फंडामेंटल राइट। मतलब ऐसा राइट जिसको किसी भी तरीके से डिप्राइव करना सिटीजन को ये बड़ा सही नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसे सेट ऑफ राइट्स हैं जो हर सिटीजन को होने ही चाहिए, और यदि ये राइट्स ले लिए गए तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसी सेट ऑफ राइट्स को हम फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो यह जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यदि आप देखेंगे तो वहां पे एक सेट ऑफ आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो कि स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 35 के आसपास तक जाता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं आपने सुना होगा। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, उसके बाद और भी अलग अलग राइट टू रिलीजन है। इन तमाम तरीके का सेट ऑफ राइट्स यहाँ पे दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये बात तो मुझे पता है सर, कुछ और अलग चीज बताइए। तो जब मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं तो ये जो फंडामेंटल राइट हमारे पास है, उस फंडामेंटल राइट का वहां पे होने से हमें क्या फायदा होगा? हमें यूजुअली कुछ फायदा नहीं होगा अनलेस उस पार्टिकुलर फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए हम किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार करें। यदि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब हम ये भी इंश्योर करेंगे कि यदि आपके फंडामेंटल राइट को कोई भी वायलेट करने का प्रयास करता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट आ सकते हैं और कोर्ट उन तमाम वैसे इन्फ्रिंजिंग एलिमेंट को पनिश करेगी या दंड देगी या फाइन लगाएगी, जैसा जो करना है करेगी। तभी आप कहते हैं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। यदि ये राइट कि आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए, ये चीज हटा दिया जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर फंडामेंटल राइट वहां पे हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और आर्टिकल 32 कुछ इसी तरीके का आर्टिकल है, कुछ इसी तरीके का प्रोविजन है जिसमें यह कहा जाता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और इसीलिए आर्टिकल 32 का जो इंपॉर्टेंस है बढ़ जाता है। और लोगों को भी इनकी जानकारी होनी चाहिए कि आर्टिकल 32 का क्या रिलेवेंस है। यदि सिर्फ आर्टिकल 32 पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया
तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। सारा राइट वहां पे मौजूद होने के बावजूद भी आप उसको इन्फोर्स कैसे कराएंगे? नहीं करा सकते। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज को यदि डिस्करेज कर दिया जाए, उस चीज को यदि हटा दिया जाए, या ऐसा कहें कि उस चीज पे जाने के लिए आपको रोका जाए, किसी तरीके से हिंड्रेंस उत्पन्न किया जाए, आपको डिस्करेज किया जाए एक माध्यम से या अनेक माध्यम से, तो कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को आप एक बहुत ही संकीर्ण वे में उसको आप बांधने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो है आर्टिकल फंडामेंटल राइट और उसका प्रोटेक्शन आर्टिकल 32 में है। इस तरीके का और भी आर्टिकल है 226, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी एक दिन पहले जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान ये आया कि वो ट्राइंग टू डिस्करेज आर्टिकल 32, मतलब ये हुआ कि जो भी सिटीजन आर्टिकल 32 के वायलेशन में, मतलब उनके फंडामेंटल राइट के वायलेशन में आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, उनको ये डिस्करेज करना चाहते हैं, उनको ये मना करना चाहते हैं। यदि हिंदी में बात करें तो उनको रोकना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से। क्यों रोकना चाहता है मुझे नहीं पता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या रीजन था। हम इसमें इसे देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्या है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, कल मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें यह कहा था कि आपको किस तरीके से कोर्ट के प्रति आपको क्रिटिसिज्म करना है, कोर्ट का क्रिटिसिज्म करना है, जजेस का क्रिटिसिज्म करना है, तो किस तरीके से करना चाहिए, क्या एक पैटर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आया और कुछ भी बोल के चला गया, आपको सिस्टमेटिक वे से करना होगा। और इसी तरीके का आपको एक एग्जाम्पल आज देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे दिया गया है, और इस लेक्चर खत्म होने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर आपको क्रिटिसिज्म कैसे करना है। तो एक बैकग्राउंड आपको बन गया कि एक फंडामेंटल राइट है, बहुत सारा सेट ऑफ राइट्स हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 है जो यह कहता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और यहाँ पे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि मैं इस आर्टिकल को, मैं इस जो राइट्स को जो सिटीजन्स को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसको डिस्करेज में करूंगा। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा और भी आर्टिकल है, जैसे 226, जिसमें आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो भी एक चीज है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए, एक जो आर्टिकल आज छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, और किस तरीके से क्रिटिसिज्म करना चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कहते हैं कि on Monday, a Supreme Court bench headed by Chief Justice of India, S.A. Bobde, observed that it is trying to discourage individual from filing petition under Article 32 of the Constitution. The observation came during the hearing of a petition seeking the release of journalist Siddiq Kapan, who was arrested with three others while on their way to Hathras, उत्तर प्रदेश, टू रिपोर्ट ऑन द एलिज्ड गैंग रेप एंड मर्डर। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि हाथरस में गैंग रेप की घटना हुई थी, और आपने यह भी देखा कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव ने अपनी मनमानी करके उस लाश को बिना उसके परिवार के इच्छा से जला दिया, और इसमें ग्रेव वायलेशन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसको जब कोई जर्नलिस्ट वहां पे जर्नलिज्म करने के लिए गया, उसको शूट करने के लिए गया, वहां पे अपना रिपोर्ट करने के लिए गया, तो उस पार्टिकुलर जर्नलिस्ट को बंद कर दिया गया पुलिस के द्वारा। और इसी जर्नलिस्ट के रिलीज की बात हम जब कर रहे थे, तब यहाँ पे यह बोबडे साहब ने कहा कि आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, या यूं कहें कि इसको हम डिस्करेज करेंगे। जब ये जर्नलिस्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, उसका जो काम है वो नहीं किया करने दिया जा रहा है, उसके राइट टू प्रोफेशन का वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ये बयान आता है कि हम क्या कर रहे हैं कि आर्टिकल 32 में इसको डिस्करेज कर रहे हैं। मुझे जान करके हैरानी होती है कि इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों आया, क्या ये पॉलिटिकली मोटिव था या फिर कुछ और बात है, इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। अब आर्टिकल 32 क्या होता है मैंने संक्षेप में आपको बता रखा है, लेकिन चलिए इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जानते हैं। कहता है, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ईच सिटीजन इज इंटाइटल्ड। आर्टिकल 32 डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यदि आप संविधान के किताब को देखेंगे और वहां पे आर्टिकल 32 को सर्च करेंगे तो वह इस नाम से होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और affirm the right to move Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the right conferred by Part 3। मैंने बताया था कि Part 3 में फंडामेंटल राइट है of the Constitution। It states that the Supreme Court, अब देखिए क्या लिखा हुआ है बेसिकली संविधान में,
एज इट इज वर्ड क्या है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये चीज लिखा हुआ है और इसका किस तरीके से इंटरप्रिटेशन माननीय चीफ जस्टिस ने किया है उसको भी हम बात करेंगे। देखिए क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन। अब यहाँ पे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हैवियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्जरी। ये 4-5 तरीके का एक्चुअली अलग अलग तरीके का रिट होता है। आप संक्षेप में इसको समझिए, इसके लिए मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ यह समझना है कि ये एक तरीके का ऑफिशियल ऑर्डर होता है जिसमें कोई भी ऑफिशियल पर्सन को, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, चाहे वो कितने बड़े पोस्ट पे हो, उनको रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है, उनको ऑर्डर करा जा सकता है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। ये कोर्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया ये एक बहुत ही बेहतरीन शक्ति है। whichever may be appropriate for the enforcement of any of the right conferred by this part, the right guaranteed by the article। अब देखिए कहता है कि the right guaranteed by this article, मतलब आर्टिकल 32 की बात कर रहा है कि the right guaranteed by this article shall not, देखिए ये वर्ड को ध्यान से समझिएगा, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में इसे नहीं सस्पेंड किया जा सकता। shall not be suspended except as provided otherwise provided by for by this constitution। मतलब यहां पे यह कहा गया कि देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको यदि इसको हटाना है तो आपको अलग से लॉ बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू ही हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल राइट है और किसी भी सिटीजन को, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी सूरत में यह आर्टिकल 32 से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट जो है कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यह कह रहा है कि किसी भी सूरत में आप सिटीजन को वंचित नहीं करेंगे, और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह कह रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो रेमेडीज है आर्टिकल 32 है उसको डिस्करेज करना चाह रहे हैं। दोनों कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है और यही कारण है कि आज हम इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं और चीफ जस्टिस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करने का, एक रैशनल क्रिटिसिज्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है द आर्टिकल इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच with other fundamental rights including the equality, freedom of speech and expression। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है कि आर्टिकल 32 एक अपने आप में फंडामेंटल राइट है। मतलब ये हुआ कि यदि 226 की बात करें जो कि हाई कोर्ट में ये कहता है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए, 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 32 स्वयं में भी अपने आप में फंडामेंटल राइट है। मतलब ये हुआ यदि कोई आपको डिस्करेज करता है, कोई मना करता है, तो भी वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। मतलब ये कहें, यदि हम इसको और भी बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने के लिए जो है एक्सप्रेस करें अपने आप को या इंटरप्रेट करें, तो ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा कर रहा है, कुछ ऐसा काम जिससे आपका जो राइट है, फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने का, उसको डिस्करेज करने का बात कर रहा है, तो किसी ना किसी मायने में वो भी आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। और थोड़ा और साफ शब्द में कहें तो यदि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा करना चाह रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कि वह भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओनली इफ, अब देखिए क्या कर रहा है कि ओनली इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड कैन ए पर्सन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। ये सारी चीजें एक ही बात को 2-3 बार बता दिया गया है इस आर्टिकल में। आज का ही आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में आप जाकर के देख सकते हैं। अब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहता हूं, बहुत ही बेहतरीन चीज यहाँ पे लिखा गया है। जब ये आर्टिकल 32 पे डिस्कशन हो रहा था, मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हमारा संविधान बना है। हमारे संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को डालने से पहले घंटों बातचीत हुई है, डिस्कशन हुए हैं, और उस डिस्कशन में जो निकल करके आया है उसके बाद ही उसको मेन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो यह बात जरूरी है, जब भी जरूरत पड़ता है तो हम उसके बुनियादी जो ड्राफ्टिंग है उसको देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस समय क्या ऐसा सोचा गया, क्या ऐसा बातचीत हुआ जब हम आर्टिकल 32 को इंक्लूड करना चाह रहे थे। कुछ तो बात हुआ होगा, कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा, उस डिस्कशन को हम यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कहता है कि ड्यूरिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स इन दिसंबर 1948 की बात है, जब आर्टिकल 32 को संविधान में इंक्लूड करने की बात की जा रही थी। अ डिस्कशन ऑन दिस फंडामेंटल राइट
इन द ड्राफ्ट इज रेफर टू आर्टिकल 25। इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, ये उस समय का 25 था और बाद में इसको फिर चेंज करके 32 कर दिया गया। ठीक है, डिस्कशन क्या हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं आर्टिकल 32 के बारे में, यह जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि इफ आई वॉज आस्क्ड टू नेम एनी पार्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। अब ये कहते हैं कि यदि हमसे पूछा जाए कि ये पूरे संविधान में कोई एक ऐसा आर्टिकल के नाम बताइए, कोई एक ऐसा आर्टिकल जिसको यदि संविधान से हटा दिया जाए तो पूरे संविधान की आत्मा मर जाएगी, वो संविधान मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये अपने आप से पूछ रहे हैं। If I was asked to name any particular article in this constitution as the most important, an article without which this constitution would be a nullity, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, बेकार है constitution, I could not refer to any other article except this one. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि यदि ऐसा मुझे पूछा जाए तो हम कोई भी आर्टिकल, सिर्फ मतलब इसके बजाय कि आर्टिकल 32, मैं सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 32 का नाम ही लूंगा। और क्यों लूंगा इसके बारे में वो बाद में कहते हैं, इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। बोला ये पूरे संविधान की आत्मा है, उसकी धड़कन है, और इसको यदि हटा दिया जाए तो पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, ये ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से हमारा हार्ट यदि हटा दिया जाए, हमसे हमारा जान छीन लिया जाए तो पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार का संज्ञा दिया गया है आर्टिकल 32 को माननीय बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा। He said that the right invested with the Supreme Court through this article could not be taken away unless Constitution itself is amended, and hence it was one of the greatest safeguard that can be provided for the safety and security of the individual। और यही कारण है कि इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। और आज जब माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा कहते हैं कि वह चाहते हैं कि डिस्करेज कर दिया जाए आर्टिकल 32, तो कहीं ना कहीं ये माननीय बी आर अम्बेडकर साहब की आत्मा को बहुत ठेस पहुंच रही होगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या मन में है, वो तो वही जाने, वही अच्छे से बता सकते हैं। हम तो बस इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने जो भी लिमिटेड नॉलेज है उसी के द्वारा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत अनलिमिटेड नॉलेज है, कुछ भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो भी मेरे पास एक लिमिटेड नॉलेज है संविधान के लिए और आर्टिकल 32 के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल कर सकते हैं। और यही इंटरप्रिटेशन आज द इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में भी छपा है। आगे देखते हैं, कहता है others in the drafting committee also said that since it gives a person the right to approach the Supreme Court as a remedy if fundamental rights are violated, it is a right fundamental to all the fundamental right। अब ये कहा गया, और भी बाकी मेंबर्स ने कहा कि इट इज अ राइट फंडामेंटल टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स, मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट्स है सबका राजा है, सबका ये एक मुखिया है एक तरीके से, और इस तरीके से इसको हटाना बड़ा मुश्किल है। गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेटेड वेदर फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग दिस वन could be suspended or limited during the emergency। The article cannot be suspended except during the period of emergency। इमरजेंसी के दौरान इसको हटाया जा सकता है विद द लॉ, बट विदाउट इमरजेंसी इसको हटाने का प्रयास करना एक बहुत बड़ा बेवकूफी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरीके से यदि हम इनडायरेक्टली आर्टिकल 32 को डिस्करेज करने का प्रयास करेंगे, उसको हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने से मना करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगा जो कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी होगा। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, उनके लिए ये पूरा बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन हो जाएगी। और फिर जो मर्जी आएगा वो करेंगे, जिसको मर्जी आएगा उसका प्रॉपर्टी नोच लेंगे, जिसको मर्जी आएगा उसको जेल में बंद कर देंगे, कोई कहने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही नहीं सकते। डिस्करेज करने की बात तो यही होती है। और इस तरीके से यदि होगा तो कुछ हो या ना हो, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही वीक हो जाएगा और खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। वैसे ही ये खत्म होने के कगार पे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिससे आपको ऐसा लगेगा। तो चलिए यहाँ पे आगे हम देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे रिट क्या क्या होता है उसके बारे में इन्होंने लिखा है, लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे इस पार्टिकुलर लेक्चर में, क्योंकि इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप में से वैसे लोग जिनको जानकारी चाहिए आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, मैं इस लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे 4-5 तरीके का हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्जरी, ये 5 तरीके का जो रिट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। आपको जिनको जानकारी नहीं है वो ऑब्वियस सी बात है, वो दूसरा वाला वीडियो मेरा देख लीजिए। अब देखिए क्या कहता है,
In civil or criminal matter, the first remedy available to an aggrieved person is that of the trial court, followed by the appeal in the high court and the supreme court. मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि सबसे पहले हम ट्रायल कोर्ट में करते हैं, फिर हाई कोर्ट में अपील जाती है और उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सिविल या क्रिमिनल मैटर में. बट when it comes to the violation of fundamental right, ये तो नॉर्मल सिचुएशन में है, लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट के वायलेशन की बात करते हैं, when it comes to the violation of fundamental right, an individual can approach to the high court and article 2 to 6 of the supreme court directly under article 32. article 2 to 6 however is not a fundamental right like article 32. ये चीज मैंने आपको बता दिया है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो 226 में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं. अब बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होगा कि सर यदि 226 में हमारे पास राइट है कि हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं आप, क्या दिक्कत है, आप हाई कोर्ट चले जाइए ना, क्या दिक्कत है. देखिए बात सही है आपका, हाई कोर्ट जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिकल 32 भी होना चाहिए. आर्टिकल 32 यदि है तो उसको डिस्करेज करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप के फंडामेंटल राइट से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं हो, चाहे वो रहे या उसको वायलेट है, आप मेरे दरवाजे पे मत आइए. क्योंकि यदि आर्टिकल 32 को माननीय जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने यदि डाला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो कुछ सोच समझ करके डाला होगा, कुछ तो बात होगी, ऐसा तो नहीं कि अपने मर्जी से डाल दिया होगा. उनको पता था कि 226 भी एक आर्टिकल है जिसमें हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो भी ये 32 बनाए. और 32 सिर्फ बनाए नहीं, आपने ऊपर देखा इसको आत्मा कहा गया, 226 को आत्मा नहीं कहा, आर्टिकल 32 को आत्मा कहा गया, सोल एंड द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया. उसका सिर्फ रीजन यह था कि यह अपने आप में भी एक फंडामेंटल राइट है, मतलब कोई भी यदि डिस्करेज करे तो भी उसको जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा, और इसीलिए आर्टिकल 32 को वहां पे डाला गया. लेकिन यदि हम डिस्करेज करेंगे तो अब ऐसी बात है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा. तो ये आर्गुमेंट देना कि चूंकि 226 भी है मौजूद तो आप 226 में जाइए, ये कोई खास आर्गुमेंट ढंग का नहीं है. उसका कारण ये है कि यदि ऐसा होता तो फिर आर्टिकल 32 को रखा ही नहीं जाता, और आर्टिकल 32 यदि है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. चलिए आगे हम कुछ इंस्टेंसेस यहाँ पे देखते हैं क्या है. कहता है कि व्हाट हैव बीन द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन ऑन आर्टिकल 32. रिसेंट ऑब्जर्वेशन क्या था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में कह रहा है. इन द केस ऑफ जर्नलिस्ट सिद्दीक कपन, अभी इसी का केस हुआ था. द कोर्ट आस्क्ड व्हाई द पिटिशनर कुड नॉट गो टू द हाई कोर्ट. कोर्ट ने यह पूछा, जब सुप्रीम कोर्ट में ये जर्नलिस्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए. It was sought response from the center and the UP government and will hear the case later this week. इस वीक में सुनेंगे वो. अब ये पूछना कि हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए, ठीक है, हाईकोर्ट में यदि नहीं भी गए तो भी आर्टिकल 32 के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. ऐसा कोई प्री कंडीशन नहीं है कि पहले आप हाई कोर्ट में जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट में आइए. और यदि ऐसा होता तो आर्टिकल 32 को निकाल करके फेंक दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या मतलब है आर्टिकल 32 का, कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ पे हाँ ये चीज ठीक है, प्रोसीजरल ये होना चाहिए कि पहले आप हाईकोर्ट में चले जाइए, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जो जरूरी है, जब किसी के लाइफ पे थ्रेट है, उस सिचुएशन में आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक दिया गया है संविधान के द्वारा. और इसको किसी तरीके से यदि आप डिप्राइव करने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे समझ से प्रॉब्लमेटिक है. अब आगे कहता है कि अनदर केस लास्ट वीक इन्वोकिंग आर्टिकल 32 फाइल्ड बाय नागपुर बेस्ड मैन अरेस्टेड इन द 3 केस फॉर alleged defamatory content against the Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray and the others. The same bench directed him to approach the High Court. वहां भी उस केस में भी उन्होंने पहले बोला कि जाके हाई कोर्ट में सुनिए, हाई कोर्ट में जाकर के देखिए, मैं डायरेक्ट नहीं सुनने वाला. फिर आगे देखते हैं, कुछ और केसेस के बारे में बात करते हैं. रिलीफ अंडर आर्टिकल 32 वाज आल्सो सॉट इन द पिटीशन फाइल्ड बाय द तेलुगु पोएट. ये जो पोएट है इनका अभी जस्ट एक न्यूज आया है, मैं बाद में बताऊंगा. इस पोएट की वाइफ जब इनको पकड़ा गया और इनकी वाइफ जब यहाँ पे गई उनको सुप्रीम कोर्ट में 32 के अंदर, तो यहाँ पे भी क्या कहा गया, अगेंस्ट द कंडीशन ऑफ हिज डिटेंशन इन जेल सिंस 2018, तब भी इनको भेज दिया गया हाई कोर्ट में और वहां पे बोला पहले आप वहां जाइए. द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द मुंबई हाई कोर्ट टू एक्सपीडिएट द हियरिंग on a bail plea filed by the medical ground pending since September. It observed that since a competent court had taken cognizance, it was under the authority of that court to decide on the matter. अब ये हाई कोर्ट को इन्होंने निर्देश दे दिया कि आप इसको जल्दी से सुन लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक तो है जनता के पास. और अभी 2-4 मिनट पहले इस पार्टिकुलर केस में आया कि इनको हाई कोर्ट ने ग्रांट किया कि इनका मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप जाकर के इनको अस्पताल में भर्ती कराइए. ठीक है. इन अदर मैटर द
बेंच ऑफ चीफ जस्टिस बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना, ये जो जस्टिस का नाम छोड़िए, had issued a contempt notice to the assistant secretary of the Maharashtra Assembly, who in the letter to the Republic TV editor चीफ अर्नब गोस्वामी, अभी अर्नब गोस्वामी का एक केस आया था जिसमें वहां के जो सेक्रेटरी थे असेंबली के, उन्होंने उन पे कोई नोटिस दे दिया था, जिसके कारण जो अर्नब थे वो आ गए सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पे इनका जब केस आया, ऊपर का 4-5 केस है, तो उनके केस में सबको हाईकोर्ट भेज दिया जा रहा है, और इस पार्टिकुलर केस में जब आया अर्नब गोस्वामी का, तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो है 32 का मतलब क्या है, 32 है किस लिए, 32 को आप डिप्राइव नहीं कर सकते। और यहाँ पे जब अर्नब गोस्वामी का केस आया, तो इसके लिए पूरा का पूरा ऊपर का 3 लोगों को इन्होंने भेजा था, वो अलग चीज था। और जैसे ही अर्नब गोस्वामी का केस आता है, चीजें बिल्कुल बदल जाती है, और यहाँ पे कहा जाता है कि नहीं, आर्टिकल 32 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अर्नब गोस्वामी यदि सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं तो आना तो बनता है, और चाहे वो महाराष्ट्र असेंबली के सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, अर्नब गोस्वामी को नहीं रोक सकते आर्टिकल 32 के में आने से, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने से। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा एक यू टर्न ले लिया गया, ऊपर के 3 केस अलग तरीके से चले, उसमें कहा गया कि आप हाईकोर्ट में जाइए, और ये जो अर्नब गोस्वामी का केस जब आता है, तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं, आर्टिकल 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सुप्रीम कोर्ट में यदि अर्नब गोस्वामी आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऑर्डर पास कर रहा हूं। और कंटेम्प्ट इशू कर दिया गया किसके अगेंस्ट, जो वहां पे सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र असेंबली है उनके अगेंस्ट, कि आप किस तरीके से रोक लिए इसको, आपने यदि रोका है अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट में आने से, तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का तौहीन है, क्योंकि उनके पास आर्टिकल 32 का राइट है। तो यहाँ पे चीजें बदल गई, और इससे पहले वाले जो 3-4 केसेस मैंने आपको यहाँ पे बताया है, उसमें केसेस कुछ और बयां करती है। चलिए आगे देखते हैं। The court had then said that the right to approach the Supreme Court under Article 32 is itself a fundamental right, and that there is no doubt that if a citizen of India is deterred in any case from approaching the court in exercise of his right under Article 32 of the Constitution of India, it would amount to the serious and direct inferences in the administration of justice in the country. अब यहाँ पे चीजें बिल्कुल बदल गई है। यहाँ पे कहा गया कि आर्टिकल 32 सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया चीज है, और इससे 3 पहले वाले केसेस में ये कहा गया कि हम नहीं सुनने वाले आपका केस, आप जाइए हाईकोर्ट से सुनवा के आइए। ये जो चीज है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है जजेस का, ये इसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं कि आप ट्विटर पे गए कुछ भी लिख दिए जज के केस, नहीं, ऐसा नहीं। आपको सिस्टमैटिक वे में देखना पड़ेगा, ऊपर केसेस देने पड़ेंगे, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको एग्जांपल देना पड़ेगा कि ये तीनों केस भी ऐसा ही था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। और यहां जब अर्नब गोस्वामी का केस आया, तो आप कहते हैं कि आर्टिकल 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्या हो गया भैया? और ये कोई ऐसा नहीं कि 3-4 साल पहले का केस है, लगातार ये केसेस ऐसे आ रहे हैं, लगातार महीने में 2-3 केसेस इस तरीके के आ रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज यहाँ पे है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्या है। एंड दूसरा जो टॉपिक है, एंड व्हाट हैव बीन इट्स ऑब्जर्वेशन ओवर द ईयर्स, क्या ऑब्जर्वेशन रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2-3 मिनट समय है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर दोबारा आप जुड़ेंगे क्वेश्चन आंसर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। इसमें कहा गया द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स अ गारंटेड remedy for the enforcement of the fundamental right. This court is thus constituted the protector and the guarantor of the fundamental right, and it cannot, consistently with the responsibility so laid upon it, refuses to entertain applications seeking protection against the infringement of such right. यहाँ पे आर्टिकल 32 के बारे में 1950 में कहा गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो गारंटी करता है फ्रीडम को, और किसी भी सूरत में कोर्ट को इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस एसएस शुक्ला 1976 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द सिटीजन loses his right to approach this court under article 32. यहाँ पे ये जो इमरजेंसी का सिचुएशन था, और यहाँ पे जो चीजें फिर बदल गई थी, यहाँ पे कहा गया कि आप जो है इमरजेंसी के दौरान आप अप्रोच नहीं कर सकते आर्टिकल 32 के अंदर। अब कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं, उनसे यदि पूछा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सेज दैट इट इज इवेंचुअली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, it is at the discretion of the Supreme Court and each individual judge to decide whether an intervention is warranted in a case, which could also be heard by the High Court first. अब यहाँ पे यदि कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार से पूछा गया, तो यह कहा जाता है कि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल जजेस पे कि वो आखिर सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते।
तो बात ठीक है, जजेस डिसाइड कर सकते हैं, जजेस का यह काम है डिसाइड करना। हम में और आप में जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनका काम ये नहीं है डिसाइड करना। लॉयर्स का भी काम ये नहीं डिसाइड करना, वो कोर्ट को असिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कोर्ट एक ही मैटर में, एक ही तरीके के मैटर में यदि अलग अलग अप्रोच अपनाना लगे, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई क्रिटिसिज्म करे या ना करे, सबसे पहला काम ये लॉयर्स का बनता है कि वो जरूर इस बात को यहाँ पे लोगों के सामने लाएं और उन्हें समझाने का कम से कम प्रयास करें। क्योंकि जैसे जैसे आप चीजों को समझेंगे, वैसे वैसे लीगल अवेयरनेस आएगा और चीजें फिर अलग तरीके से चलेगी। कल कोई आप में से जज बनेंगे और बड़े पोस्ट पे जाएंगे, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी बनता है। तो यहाँ पे हम पूरे लेक्चर में यह समझने का प्रयास किए हैं कि एक कन्फ्लिक्टिंग आर्गुमेंट यहाँ पे माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा दिया गया है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो फिलॉसफी है, जो उनका सपना था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम उन्होंने उसको लागू किया था। और उसने कहा था कि आर्टिकल 32 एक हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको आज यह कहना कि हम डिस्करेज कर रहे हैं आर्टिकल 32 में लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने से, मेरे समझ से, मेरे पास जितना भी लिमिटेड लॉ की जानकारी है, उससे मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लमेटिक है। और डेमोक्रेसी में इस तरीके की चीजें डेमोक्रेसी को खोखला करती है, कमजोर करती है, और इस तरीके की चीजें डिस्करेज होनी चाहिए। और किसी भी सूरत में जो लोगों का फंडामेंटल राइट है उसको अप्रोच करने का, अदरवाइज मैंने जैसे कि पहले बताया कि यदि आप आर्टिकल 32 को हटा लेंगे या डिस्करेज करेंगे, तो सारा फंडामेंटल राइट रखा ही रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता। आशा करते हैं कि आप इस पूरे लेक्चर में कुछ ना कुछ जरूर सीख पाए होंगे। आप जाकर के आर्टिकल 32 के बारे में और कुछ जानकारी एकत्रित कीजिए, और जितने भी रेट्स हैं उसके बारे में भी पढ़िए। मेरा एक दूसरा वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं, ताकि एक होलिस्टिक वे में आपको रिट्स के बारे में भी जानकारी हो जाए। आप में से जितने लोगों को सवाल है, आप दोबारा ज्वाइन करेंगे इस लेक्चर में, अभी खत्म हो जाएगा लेक्चर, और फिर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।